गुड इवनिंग, नमस्कार। साइंस कोचिंग की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का और साथ ही साथ यूट्यूब पे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारे वीडियो लेक्चर का, उन सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आज हम जानेंगे कि हिंदी भाषा किस तरीके से आज जो वास्तविक रूप में है, या हम यूँ कहें कि वो जो मानक रूप है या जो खड़ी बोली हिंदी है, यहाँ तक पहुँचने में उसकी क्या यात्रा रही, इसी यात्रा को हम देखेंगे। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए हम ग्राफ का सहारा लेंगे और ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताने की प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं आप तक पहुंचाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो लेक्चर को देखकर आप लाभान्वित भी हों और आप अपनी भाषा पे पकड़ भी बनाएं। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति आज का जो टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले हम आपको भाषा शब्द और हिंदी शब्द के बारे में कुछ सामान्य जानकारी उपलब्ध करा दें। तत्पश्चात हम आगे की ओर अग्रसर होंगे। सबसे पहले भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपसे यही बताऊंगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है। भास धातु। अब एक और प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि भास का अर्थ क्या होगा। यहाँ भास का अर्थ होता है कहना या अपना विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना या कहना। तो इस प्रकार आप देखते हैं, इस प्रकार आपने देखा कि भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है और भास शब्द का अर्थ होता है कहना अथवा विचार प्रकट करना। लगे हाथ आप ये भी जान लीजिए कि धातु से क्या अर्थ है, क्या आशय है। तो धातु का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि शब्द का मूल रूप या शब्द का वास्तविक रूप। अब हम आगे चलते हैं हिंदी शब्द की तरफ कि हिंदी शब्द जो है किस तरीके से हिंदी शब्द का नामकरण हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हिंदी एक विदेशी भाषा है और वो विदेशी भाषा की नाम लो तो वो विदेशी भाषा है फारसी, अर्थात ईरान की जो भाषा है उसे हम फारसी के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थी, आपको पता है कि भारत की एक खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, एक खास क्षेत्र को सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व मैं आपसे बता दूं कि चूंकि भारत पे कई बाहरी आक्रमण भी हुए, जैसे ईरान से आक्रमणकारी आए, यूनान से आए। यूनान से आपको पता भी है कि सिकंदर महान आया हुआ था, जो ब्यास नदी के तट से ही लौट के चला गया था। हमारी जो है विशालकाय सेना की जब सूचना पड़ी, जब नंद वंश की सेना में, जब यूनानियों सेना में ये बात का प्रचार हुआ, ये बात उन्हें पता चला कि नंद वंश की सेना में हाथी हैं और हाथी चूँकि एक बहुत विशालकाय जो है जानवर है, जिसका उपयोग यहाँ पे सेना में किया जाता है। तो इससे भयभीत होकर वो वापस लौट गए थे ब्यास नदी के तट पर से।
कई जो है विदेशी आक्रमण हुए और उनमें से एक जो है विदेशी आक्रमणकारी का है। या एक बात और कही जाती है कि कोई भी देश जो होता है उसका आंतरिक व्यापार होता है और उसका बाहरी व्यापार होता है। तो जब हमारे यहाँ के जो व्यापारी थे वो हमारी जो सीमा थी, हमारे देश की जो सीमा थी, इसके बाहर भी जाकर के व्यापार करते थे। जैसे मेसोपोटामिया जाते थे, फारस जाते थे और अन्य जगह पे जाते थे। और अन्य जगह के लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। वो जो व्यापारी आते थे उनका भी अपना एक भाषा होता था। तो जो ईरान से जो व्यापारी आए उन व्यापारियों की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी, या जो आक्रमणकारी थे उनकी भाषा फारसी भाषा थी। और फारसी भाषा में एक समस्या क्या थी कि फारसी भाषा में जो 100 अक्षर होता था उसका वो लोग उच्चारण ह के रूप में करते थे, और जो ध अक्षर था इसका उच्चारण वो लोग द के रूप में करते थे। और इस तरीके से मात्राएं जो होती थी वो सेम होती थी। इस तरीके से आप सिंधु से देख रहे हैं हिंदू शब्द की जो है उत्पत्ति हुई। और इसी तरीके से जो भाषा यहाँ बोली जाती थी उस भाषा को सिंधी भाषा बोलते थे। और इस प्रकार से हमें जो है हमारी जो भाषा थी जो सिंधु प्रदेश में बोली जाती थी उस भाषा को जो है हिंदी नाम प्राप्त हो गया। और ये नाम जो है विदेशियों के द्वारा दी गई, और वो विदेशी लोग थे ईरानी लोग। अब आगे चलते हैं, अपने मूल जो है टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये तो मैं प्रशंसा आप लोगों को बता रहा था। मूल टॉपिक है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो अगर भाषा की बात की जाए तो भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम भाषा या भारत में बोली जाने वाली सबसे प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीनतम आर्य भाषा वो है संस्कृत। क्लियर है? अब बात आएगी कि प्राचीनतम है तो हमारे सामने एक प्रश्न उभर के आएगा कि इसके समय क्या है। तो समय का निर्धारण करने के लिए हमारे पास साक्ष्य होने चाहिए, और उस साक्ष्य के रूप में हमारे सामने है एक अति प्राचीन ग्रंथ, या हम यूं कहें कि मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ, और इसे हम जो है ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद की रचना का समय है 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार इस भाषा में लिखित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, और इस तरीके से इस भाषा की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। क्लियर है? अब यहीं पे आपको एक प्रश्न और बराबर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, और कई तरह के जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ कौन है। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो उसका आंसर होगा अवेस्ता। इसका पूरा नाम जिंद अवेस्ता है, और ये पुस्तक ईरान की पुस्तक है। ईरान की सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम है जिंद अवेस्ता। तो आपने देखा कि जो संस्कृत भाषा थी, इस संस्कृत भाषा की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। अब हमारे समक्ष जो है संस्कृत की 2 रूप उपलब्ध है, और वो 2 रूप जो हैं, तो वो पहला रूप है संस्कृत का, वो है पहला वैदिक संस्कृत, और दूसरा है
उत्तर संस्कृत। वैदिक संस्कृत की काल अवधि की बात की जाए तो इसका काल अवधि रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब आपके मन में प्रश्न आएगी कि इसे वैदिक संस्कृत क्यों कहते हैं। तो आपके प्रश्न के जवाब में मैं ये बताऊंगा कि इसी काल में ये जब भाषा विकसित हो रही थी, ये जब भाषा जब प्रचलन में थी, तो इसी समय जो है ऋग्वेद की रचना हुई। और ऋग्वेद की रचना ही नहीं, इसके साथ यजुर्वेद की रचना हुई, सामवेद की रचना हुई, और अंतिम चौथा जो है अथर्ववेद की रचना हुई। और इन चारों वेदों को अगर एक नाम से पुकारा जाए, अगर एक नाम दी जाए, तो वो नाम है संहिता। इसे संहिता के नाम से जाना जाता है। बाद में बताएंगे, जय संहिता के बारे में बताएंगे। चारों वेदों को एक नाम संहिता के रूप से जाना जाता है और वेदों की रचना होने के कारण इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। और इसका समय रहा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं उत्तर संस्कृत पर। इसे और भी कई नामों से जानते हैं, और वो जो नाम है इसके अन्य नाम, वो अन्य नाम है इसे ब्राह्मण संस्कृत, फिर एक दूसरा नाम लौकिक संस्कृत, फिर एक अन्य नाम इसे मानक भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका था और इसे मानक संस्कृत भी बोल सकते हैं। तो इसके ये अन्य नाम रहे। और इसके अगर कालावधि की बात की जाए, ये भाषा कितने समय तक चलती रही। इस भाषा की कालावधि है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये भाषा यानी भारत में 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में जो भाषा प्रचलित रही, जो भाषा विकसित होती रही, उस भाषा को हम जो है लौकिक संस्कृत, उत्तर संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत तो मानव संस्कृत के नाम से पुकार सकते हैं। ये भाषा साहित्य के दृष्टिकोण से बड़ा समृद्ध रहा, क्योंकि इस भाषा के अंतर्गत कई जो है प्रसिद्ध जो है ग्रंथों की रचना हुई। अगर आप पूछेंगे कि किन ग्रंथों की रचना हुई, तो उसके नाम हैं, इसमें रामायण की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई, अरण्यक लिखे गए, उपनिषदों की रचना हुई। और एक दो उपनिषद की रचना नहीं हुई, कुल 108 उपनिषदों की रचना हुई। इसमें आप देखेंगे कि वेदांगों की रचना हुई और कुल 6 वेदांगों की रचना हुई। फिर आप देखेंगे ब्राह्मण साहित्य की रचना हुई या ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, और इसकी संख्या 18 है। और यहाँ उपवेदों की रचना है और इनकी संख्या 4 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक समृद्ध जो है साहित्य जो है इस भाषा के अंतर्गत लिखे गए। अगर रामायण की रचयिता की बात की जाए कि इस रामायण की रचना किसने की, आपको पता भी होगा, और यदि आपको पता नहीं है तो
आप जान लें, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की। महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी माने जाते हैं और इन्हें जो है लोकप्रिय नाम वेद व्यास के नाम से सभी जानते हैं। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं और महाभारत इसके पूर्व इसमें जब जो श्लोक की संख्या बढ़ती गई, इसका नाम चेंज होता गया और महाभारत के पहले श्लोक कम थे, तब महाभारत को जो है जय संहिता के नाम से जाना जाता है या जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ मैंने आपको बताया था, संहिता नहीं, जय संहिता नहीं बल्कि संहिता बोलते हैं। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम संहिता के नाम से जानते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि महाभारत इसके पूर्व जब श्लोकों की संख्या कम थी, तब हम इसे जो है जय संहिता के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इतने जो साहित्य को रचना हुई, तो इसके पीछे एक कारण है कि भाषा मानक रूप में ढल चुकी थी। अर्थात भाषा मानक रूप में भाषा कब कही जाती है, तो भाषा का वह रूप जब भाषा को नियमों पे नियमबद्ध कर दिया जाता है, उसको नियमों में बांध दिया जाता है, तब हम इस रूप को भाषा का मानक रूप के नाम से जानते हैं। ऐसे साधारण भाषा में कहें कि वो भाषा कि जिसके अंतर्गत व्याकरण उपलब्ध हो, उसे हम जो है मानक भाषा कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ जो है मानक संस्कृत लिखा। हुआ ऐसा कि आपको पता है कि अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना महर्षि पाणिनि ने किया और ये जो है संस्कृत की पहली व्याकरण थी। और इस तरीके से हम यूँ बोले कि अगर हम बोले कि भारत की पहली व्याकरण, तो वो अष्टाध्यायी है। इसलिए ये भाषा ही सबसे प्राचीन है, संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन है। और इस तरीके से जब भाषा ही सबसे प्राचीन है, तो इस भाषा के अंतर्गत जिस व्याकरण की सुविधा दी गई या व्याकरण जो है रची गई पाणिनि के द्वारा, और उसका नाम था अष्टाध्यायी। तो इस तरह से अष्टाध्यायी भारत की सबसे प्राचीन व्याकरण मानी जाती है। तो अष्टाध्यायी ने जो है संस्कृत को व्याकरणबद्ध कर दिया था। जब भाषा को जब व्याकरणबद्ध कर दिया जाता है, नियमबद्ध कर दिया जाता है, तब भाषा जो है क्लिष्ट हो जाता है, भाषा कठिन हो जाता है और भाषा विद्वानों की भाषा हो जाती है। और जब ये भाषा जब क्लिष्ट हो जाती है, कठिन हो जाती है, तो जो आम जनमानस है, आम और या साधारण लोग हैं, वो इसे नहीं बोल पाते हैं और तब जाके ये भाषा टूटने लगती है और फिर आगे चल के एक नए भाषा का निर्माण हो जाता है या एक नए भाषा का रूप धारण कर लेती है। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो है एक नए भाषा का रूप जो है हमारे सामने है और वो भाषा है पाली। और पाली भाषा की कालावधि की बात की जाए तो पाली भाषा की कालावधि रही 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक पाली भाषा सर्वसाधारण की भाषा बन चुकी थी। और इस भाषा की विशेषता ये रही कि इस भाषा के अंतर्गत बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं, तो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, तो बौद्ध धर्म के लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पाली भाषा का अनुसरण किया, पाली भाषा का प्रयोग किया और पाली भाषा के अंतर्गत ही साहित्य की रचना किया। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो हमारे पास है बौद्ध साहित्य के रूप में सबसे लोकप्रिय त्रिपिटक। त्रिपिटक जिसका अर्थ होता है ज्ञान की 3 पेटियां। और इन 3 पिटकों की बात की जाए तो वो है
विनय पिटक, दूसरा है शुद्ध पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास एक प्रश्न उभरकर आया होगा और वो प्रश्न ये है कि बौद्ध धर्म ने जो है अपने जो धार्मिक साहित्य हैं या बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो साहित्य हैं उन साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में ना करके पाली भाषा में क्यों किया। इसके पीछे एक कारण ये है, और इसी जो है प्रसंगवश आप जान ले कि ब्राह्मण धर्म के बाद ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप दो नवीन धर्म उदित हुए, और वो जो दो नवीन धर्म हैं वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और जैन धर्म चूंकि बौद्ध धर्म से प्राचीन माना जाता है, पहले का माना जाता है। अब एक प्रश्न और है कि प्रश्न ऐसा आता भी है, इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनसे प्रश्न किया भी जाता है कि बौद्ध या जैन धर्म की तुलना में या तुलनात्मक रूप में बौद्ध धर्म ज्यादा विकसित हो पाया, इसका क्या कारण था। तो उसके पीछे तो कई कारण दिए जाते हैं। उन कारणों में एक कारण यहाँ ये भी है कि बौद्ध धर्म ने अपनी जो भी शिक्षाएं थी या जो भी महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं का प्रसार और प्रचार के लिए उस भाषा को चुना जो भाषा सर्वसाधारण की भाषा थी, जो लोक भाषा थी, जिसे आम जनमानस बोला करता था। और इस तरीके से जो शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत, वो शिक्षाएं बड़ी तेजी से प्रसारित हुई। तो इसका एक कारण ये है कि जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म ज़्यादा विकसित हो पाया। और दूसरा कारण क्या है, क्योंकि आपको पता भी होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध चूंकि राजघराने से संबंध रखते थे और वो शाक्य कुल से संबंध रखते थे, और उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के उनके पिता शुद्धोधन शासक हुआ करते थे, तत्कालीन शासक थे। तो ये एक कारण रहा कि बौद्ध धर्म को जो है तत्कालीन या समकालीन शासकों ने भी बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म को जो है कई प्रकार से सहायता प्रदान किया। तो ये भी एक कारण रहा बौद्ध धर्म को ज़्यादा विकसित होने में। आइए पुनः हम लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये पाली भाषा की विशेषता रही। अब पाली भाषा के बाद जो एक भाषा हमें प्राप्त हुआ वो भाषा थी प्राकृत। क्योंकि पाली को भी व्याकरणबद्ध कर दिया गया और इसके व्याकरण लिखने वाले थे वररुचि। वररुचि को ऐसा माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे, उन नवरत्न में कालिदास जी थे, ब्राह्मीर थे, अमर सिंह थे जिन्होंने अमर कोश लिखा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी बहुत जो है अमर कृतियों को रचा। ब्राह्मीर ने भी जो है अपने जो है कई जो है नवीन सिद्धांत दिए थे। तो उन्हीं में जो है वररुचि का भी स्थान आता है, उन्हीं जो है नवरत्नों में। तो उन्होंने जो है पाली के जो है व्याकरणबद्ध कर दिया था। पाली भी जो है जनसाधारण की भाषा के बजाय अब ये भी जो है भाषा जो है विद्वानों की भाषा हो चुकी थी और भाषा कठिन हो चुकी थी। फिर भाषा का टूटना शुरू हुआ और टूट के जिस नए भाषा का जो है रूप लिया वो भाषा थी प्राकृत। अब प्राकृत का अर्थ भी होता है, प्राकृत का अर्थ भी होता है मुक्त या स्वतंत्र। और इसकी जो है अगर हम कालावधि की बात करें तो इसकी कालावधि रही थी
प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। अब मेरे विद्यार्थी, आपको एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये ईसा पूर्व और ये ईस्वी, इसका भी अंतर आप जान ले। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है। ईसा पूर्व, चूंकि आप देखेंगे कि ईसा पूर्व, चूंकि जो ईसा पूर्व के ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के समय ईसाई धर्म में एक कैलेंडर की निर्माण किया गया, जिसका नाम जूलियन कैलेंडर है, या उसे कॉमन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, और अन्य भी इसके नाम हैं। तो उस कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, और इस तरीके से हम ईसा मसीह के जन्म से हम 2020 साल तक आगे पहुंच चुके हैं। अभी हमारा सन जो है 2020 चल रहा है, तो ये 2020 ईसा के जन्म से 2020 साल हम आगे आ चुके हैं। लेकिन ईसा के जन्म के पूर्व भी जो है दुनिया थी, और वो जो तिथि है, उन तिथि को लिखने के लिए हम जो है ईसा पूर्व जो है शब्द का यूज करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में BC भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इसे हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं। और ईसा के जन्म के बाद को हम जो है AD एनो डोमिनी बोलते हैं, और उसे हम ईसवी सन बोलते हैं, ईसवी सन के नाम से लिखते हैं, ईसवी सन के रूप में लिखते हैं। तो ईसा के जन्म के पूर्व, क्योंकि वैदिक जो है अगर भाषा की बात की जाए, ये 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले की भाषा है संस्कृत। ओके, तो इसके पहले के ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो डेटिंग होती है वो ईसा पूर्व में होती है, और इनके बाद की जो डेटिंग होती है वो ईस्वी में होती है। और इस तरीके से हम 2020 ईस्वी हमारा चल रहा है, 2020 ईस्वी सन चल रहा है। और इस डेट को हम क्या करते हैं, इस डेट को हम गिरते हुए क्रम में लिखते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ से, जैसे आपने देखा कि मैंने 1500 से 1000 BC लिखा था, क्योंकि ये गिरते क्रम में आएगा, और ये 1000 एक समय आएगा कि ये 0 से होते हुए 1 पर आ जाएगा। तो 0 तो कोई नंबर नहीं है, इसलिए सीधा 1 पे आ जाएगा, और 1 से फिर आगे बढ़ते हुए हम 2020 साल तक आ चुके हैं, और इसके पूर्व के डेट को हम जो है गिरते क्रम में लिखते हैं। इसलिए आपने देखा कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आपके मन में खटक भी रहा होगा कि सर उल्टा क्यों लिख रहे हैं। मेरे विद्यार्थी, मैं उल्टा नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि ये चूंकि ईसा पूर्व में है, और ईसा पूर्व में हम गिरते क्रम में लिखते हैं, और ईस्वी सन को चढ़ते क्रम में लिखते हैं, क्योंकि 2019 के बाद 2020 आया, और यही हम जो है अगर ईसा पूर्व में होता तो 2019 के बाद जो आता वो 2018 आता, क्योंकि वो समय वहाँ पे गिरता। उम्मीद है आप समझ चुके भी होंगे, आशा है। अब फिर हम आगे चलते हैं, प्राकृत के पास चलते हैं। तो इस तरीके से एक नया भाषा जो है प्राकृत जो है हमारे सामने आता है, और जिसका कालावधि है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी सन तक। ओके, और इस जो है भाषा की ये खासियत रही कि इस भाषा में जो है जैन मतावलंबियों ने या जैन धर्म के लोगों ने इस भाषा का प्रयोग किया अपनी साहित्य की रचना के लिए, अर्थात अपनी जो है भगवान महावीर के द्वारा दी गई शिक्षाओं को आगे महावीर स्वामी के जो शिक्षाएं थी उनको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इन्होंने जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। तो इस तरीके से, क्योंकि वीडियो बड़ा भी नहीं हो, आपको जो है ज़्यादा बोरिंग भी नहीं हो, इस तरीके से हम यहाँ प्राकृत पे आपको ला करके रोक रहे हैं। प्राकृत से हमारा सफर आगे बढ़ेगा, तो प्राकृत से जो नई भाषा आई उस भाषा को हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं, और अगला क्लास हमारा जो है अपभ्रंश से ही शुरू होगा। मैं आपको जो है उसका जो है रिकेप करते हुए
आपका जो उसका पुनरावृत्ति करते हुए मैं आपको अपभ्रंश पे लाऊंगा, प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश पे, और इस तरीके से हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो होगा। महामारी का दौर चल रहा है मेरे विद्यार्थी, विकट परिस्थिति है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल के रखते हैं, अपने आप को मजबूती से रखते हैं, वही जो है सफल होते हैं। आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है, एग्ज़ाम चूँकि आपके लिए एक मान के चलिए एक आपका वो स्टेज है जहाँ उसको आपको पहुँचना है और उसके आगे भी आपको जाना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो लेक्चर को हम यही समापन करते हैं और आपसे हम जो है विदा लेते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी। आप लोग इस चैनल को, अपनी कोचिंग के चैनल को, या मेरे प्रिय दर्शक, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, और चूँकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका लाइक करना और आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है और हमें ऊर्जावान बनाता है। इस प्रकार से हम जो है आगे जो है और जो है उत्साहित होकर के कार्य करते हैं। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। आपसे संभव हो सके अपने मित्रों को भी बताएं, उन्हें भी जो है इस वीडियो से लाभान्वित कराएं। धन्यवाद विद्यार्थी।